गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी टीचर सपना बोल रही हूँ। आज हम कक्षा 7वीं बच्चों पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ करेंगे। पाठ का नाम है मिठाई वाला। बच्चों, आज हम मिठाई वाले के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वो पहले खिलौने वाला बनकर गलियों में घूमता है और मीठे स्वर में गाना गाकर बच्चों को अपने पास बुलाता है। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ये सब खिलौने देखकर बच्चे उसके पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं। जो घर की जो युवतियाँ होती हैं, वह सब छतों पर चढ़कर देखती हैं कि खिलौने वाले के आसपास कितना बड़ा झुंड बन जाता है और बच्चे उसे बिल्कुल घेर लेते हैं। फिर वो खिलौने वाला कहीं बैठकर पास में पेटी खोलता है और बच्चों को खिलौने देने के लिए जब उनकी ओर देखता है, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां देखता है, तो उनसे हाथ में पैसे लेकर और उनके इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। ऐसे बच्चों दो और बच्चे होते हैं, चुन्नू और मुन्नू। हाँ, वह भी उस खिलौने वाले के पास जाते हैं और 2 पैसे देकर खिलौना ले लेते हैं। रोहिणी सोचने लगती है, जो चुन्नू और मुन्नू की माँ होती है, वह सोचने लगती है कि इतने सस्ते कैसे दे गया कि 2 पैसे में वह इतने अच्छे खिलौने कैसे दे गया। वह ये सोचने लगती है। फिर 6 महीने बाद बच्चों उन्हीं गलियों में एक मुरली वाला आता है, जो मुरली बजाने में उस्ताद होता है। उस्ताद का मतलब बच्चों गुरु होता है, उस्ताद होता है। उसकी मुरली सुनकर लोग बस उसकी मुरली की धुन सुनते ही रहते हैं। और व्यक्ति फिर उससे मुरली वाले से एक व्यक्ति पूछता है, कैसा है वह मुरली वाला, देखो तो मैंने उसे नहीं देखा। तो वहाँ उत्तर मिलता है कि उम्र तो उसकी 30-32 साल की है, लेकिन वह दुबला पतला युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा मतलब पगड़ी बांधता है। तो रोहिणी सोचने लगती है, कहीं वही तो नहीं खिलौने वाला जो आज मुरली वाला बन के आया है। तो रोहिणी अपने पति विजय बाबू के पास जाती है और कहती है कि ज़रा उस मुरली वाले को रोकना, मुझे चुन्नू और मुन्नू के लिए भी मुरली लेनी है। तो जब विजय बाबू जो हैं समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं, उसी तरह वह बाहर आ जाते दरवाजे पर और मुरली वाले से कहते हैं कि मुरली वाले सुनो, मुझे भी मुरली चाहिए, तो मैं अपने बच्चे के लिए मुझे भी मुरली दो। तो वह मुरली का भी मोल भाव करने लगते हैं। तो विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुराए दिए, मतलब वह उससे पैसे पूछते हैं कि कितने में दिए। तो वह बोलते हैं 3-3 पैसे में। मुरली वाला बोलता है 3-3 पैसे में, और कहता है मैं आपको 2-2 पैसे में दे दूँगा। तो जो विजय बाबू होते हैं वह मुस्कुराने लग जाते हैं, मन ही मन कहते हैं कि देता है तो सबको ही 2 पैसे में ही होगा, उल्टा हम पे एहसान जताने के लिए बोल रहा है कि हम आपको 2-2 पैसे के मुरली दे देंगे। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठता है। वह आप बोलता है, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि वह दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। लेकिन बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसा है मुरली का। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने ये पूरी 1000 बनाई हैं, मैंने 1000 मुरलियाँ बनाई हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 मुरली निकाल के दे दो। तो जो मुरली वाला होता है वह मुरली देकर चला जाता है। फिर बच्चों इसमें आज के अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रहती है। उस अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है। अच्छा आदमी जान पड़ता, मतलब उसे लगता है कि बहुत अच्छा आदमी है जो बच्चों को सस्ते में ही मुरली दे जाता है। फिर बच्चों 8 मास यानी 8 महीने बाद वह फिर से आता है, जिसमें वह एक मिठाई वाला बनकर आता है। रोहिणी जो कि छत पर अपने बाल हैं जो सुकारी होती है, मिठाई वाले की आवाज़ सुनकर रोहिणी नीचे उतर आती है और अपने पति जो कि उसके पति मकान में नहीं होते, फिर वह अपनी वृद्धा दादी यानी बूढ़ी जो दादी होती है उनसे कहती है कि उनके निकट जाकर बोलती है, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में
चलकर ठहराओ, मैं उधर से जाऊं, कोई ना हो, जरा हटकर मैं भी चीख की ओर में बैठी रहूंगी। तो दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। तो मिठाई वाला उनके पास जाता है, निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी ही देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी ही नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इस गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं चटपटी गोल पहलदार गोली? पैसे की 16, मतलब 1 पैसे की 16 देता हूँ। तो दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दो। तो मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना ही है। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मतलब रोहिणी अपनी तरफ से पैसे दे देती है और बोलती है, ये 4 पैसे की ले लो। तो दादी जो है मिठाई वाले से बोलती है कि 25 नहीं तो 20 ही सही, 20 ही मिठाई दे दो। तो रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो ये इस शहर में नया आया है या पहली बार आया है? यहाँ के निवासी तो नहीं, तुम नहीं हो, मतलब यहाँ के रहने वाले तो नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा, मतलब कोशिश की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ से बोली, पहली यानी मिठाई बेचते हुए आए हो या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला बड़े भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मैं मुरली और खिलौने बेचने आया हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ पूछने की इच्छुक थी। उसे ये था कि वह और भी उसके बारे में जान सके। वह बोला, रोहिणी उससे पूछती, इन सब चीज़ों से मिलता क्या है? तो वह बोला, मिलता क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी कभी तो संतोष, धीरज और कभी कभी स्थिर सुख जरूर मिल जाता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है, रोहिणी मिठाई वाले से कहती, जब इतना बताया है तब और भी बता दो। ये बातें सुनने के लिए बहुत उत्सुक थी। तो मिठाई वाला बोलता है, गहराई में जाकर मिठाई वाला कहता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी थे, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे मेरे। वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव यानी धन दौलत था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण भी थे। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेली यानी चंचल होने की अवस्था के मारे घर में कोलाहल ही मचा रहता था। घर में शैतान ही करते रहते थे। समय की गति विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। कई दुर्घटना में सभी मर जाते हैं। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। वो सोचता है कि जब बच्चे मेरे मर गए, लेकिन अब उन्होंने नया जन्म लिया होगा तो वो इन्हीं किसी गलियों में होंगे। तो वो इसीलिए मिठाई वाला, खिलौने वाला और मुरली वाला बनकर आता है, जिनमें वह सोचता है कि मेरे बच्चे होंगे। और वह चुन्नू मुन्नू को देखकर उसे लगता है कि वह मेरे ही बच्चे हैं, इसलिए उन्हें खुश होकर जो उनके पास पैसे होते हैं वो उन्हीं पैसों में उन्हें चीज़ें दे जाता है। तो बच्चों, ये मिठाई वाले की कहानी थी। आप सभी को समझ में आई? कैसी लगी आप सबको ये कहानी? उसके बाद है बच्चों इस पाठ के शुद्ध लेख, शब्द अर्थ, और फिर है बच्चों प्रश्न उत्तर। हम प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों।
मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो इसका उत्तर है बच्चों, बच्चे एक चीज़ से उब ना जाएं इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीज़ें ना मिलने से बच्चे रोए, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो इसका उत्तर है बच्चों, निम्नलिखित कारणों से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाला मादक मधुर ढंग गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाई देता था। उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था। वह कभी गुस्सा नहीं करता था, हर बार नई चीज़ें लाता था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो इसका उत्तर है, एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ ला देते हैं। एक विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करता हुआ कहता है, आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ा नहीं, इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता। मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसा ही है, मैंने पूरी 1000 बनाई थी। चौथा प्रश्न है बच्चों, मुरली खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले के चारों तरफ से घेर लेता था। वह पैसे लेकर खिलौने का मोलभाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। पांचवा प्रश्न है, रोहिणी के मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? मुरली वाले और खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी और खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना और इसीलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। छठवां प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी याद में घुट घुट कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया। उसके बाद है बच्चों सातवां प्रश्न, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने इसलिए मिठाई लेने से मना कर दिए क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसे लगा मानो कि अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। आठवां प्रश्न है, इसी कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? तो इसका उत्तर है बच्चों, आज भी कुछ औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं तथा कुछ मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी ऐसा करती हैं, क्योंकि उनमें पर्दों प्रथा का प्रचलन आज भी है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है। इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है और उनकी प्रगति में बाधक है। उसके बाद है बच्चों प्रश्न, यहाँ पे मैंने 8 वाक्य लिखे हैं, जो आप सभी ने ये वाक्य बनाओ अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने। आप सभी बच्चों को प्रश्न उत्तर समझ में आए? ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।